अभी हम कुछ मिनटों में शुरू करते हैं। देख रहे हैं कि हमारे साथ अब लोग जुड़ना शुरू कर चुके हैं। आपका फिर से स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का वेबिनार है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फॉर साउंड पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति और प्रभाव मूल्यांकन। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही उम्दा स्पीकर डॉक्टर श्वेता शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा अभी डायरेक्टर हैं DMEO नीति आयोग के साथ। और आपको बता दूं मैम के बारे में, मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड से हैं। इन्होंने BE इलेक्ट्रॉनिक्स किया है SNVIT सूरत से, और इन्होंने PGDM MBA किया है IIM इंदौर से। उसके बाद मैम ने PhD की FMS यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और पिछले एक दशक से ये अलग अलग रोल में काम कर रही हैं, कभी टेक्नोलॉजी की साइड में, कभी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन के साइड में। और पिछले 5 साल से श्वेता जी काम कर रही हैं नीति आयोग के DMEO विभाग के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ काफी इंटरेस्टिंग श्रोतागण आए हुए हैं आज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेबिनार शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगी कि हर एक शनिवार को 5 से 6 हम आपके साथ जुड़ते हैं, कोई एक नई टॉपिक लेकर के पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में, और खासकर वह टॉपिक, वह विषय जो हम अपने लोक नीति पाठ्यक्रम के द्वारा आपसे डिस्कस करेंगे और आपको उस पर शिक्षा देंगे। तो इस वेबिनार का उद्देश्य यही है कि आपको वाकिफ कराया जाए कि इस क्षेत्र में ये विषय क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, अच्छी नीतियां बनाने के लिए पॉलिसी डिजाइन में इसका क्या यूज होता है। और इससे आपको एक अनुभव होगा कि अगर आप लोक नीति पाठ्यक्रम में रजिस्टर करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको क्या सीखने को मिल सकता है और इसकी आगे जाके क्या उपयोगिता होगी। तो आज यही बातचीत होगी। जो श्रोतागण हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी कि इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो इंडिया का फर्स्ट डिजाइन थिंकिंग पब्लिक पॉलिसी स्कूल है, पॉलिसी डिजाइन स्कूल है, और काफी प्रतिष्ठित है। इसका इंट्रोडक्शन देना जितना बोलूं कम ही होगा, पर ये पहली बार देश में एक पाठ्यक्रम ला रहा है हिंदी भाषियों के लिए। मैं हिंदी भाषियों का ये मतलब नहीं कि आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए, पर इसका मतलब यह है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है तो इंग्लिश के माध्यम से, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लफ्जों को यूज करते हुए ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। और ये हमने सोचा यूं कि जब हमने देखा कि पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो काफी बस अंग्रेजी बोलने वाले हैं, और किसी न किसी कारणवश, खासकर भाषाओं की बाध्यताओं को देखते हुए, आम जनता, आम लोग इसके साथ जुड़ नहीं पाए। तो इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हमारी यही उद्देश्य है, हमारी यही कामना है कि नॉन इंग्लिश स्पीकर हिंदी भाषी भी इस पाठ्यक्रम के द्वारा अपने ज्ञान अर्जन करें और इस क्षेत्र में वह अपना करियर बना सकें। ये 4 महीने का पाठ्यक्रम होगा। 10 अक्टूबर से उम्मीद है कि हमारे एडमिशंस खुलेंगे। आप वेबसाइट ispp.org.in/lokniti, मैं चैट बॉक्स में लिख भी दूंगी, और आप उस पर विजिट कर सकते हैं और जानकारी के लिए। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन हम आपको इस पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे। यदि आपको कोई भी सवाल हो, चाहे वो टॉपिक पे हो जो श्वेता जी बोलेंगी या पाठ्यक्रम के बारे में हो, निसंकोच आप चैट बॉक्स में डालें और हम सभी के प्रश्न लेंगे। और हमारी यही
कामना रहेगी कि हम सभी प्रश्नों का जवाब दे पाए, और आप बिल्कुल खुल के इसको इनफॉर्मल रूप में आप इस बातचीत में भाग लीजिए, हमारी यही कामना है। और इसके साथ आज हम शुरू करते हैं अपने स्पीकर के साथ, डॉक्टर श्वेता शर्मा जी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए श्वेता जी। आप बहुत बिजी हैं और खासकर अभी इतना काम चल रहा है आपके विभाग में, और तभी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो यह होगा आपसे कि ये आवश्यकता क्यों लगी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एज अ न्यू डिसिप्लिन। तो सार्वजनिक नीतियां जो होती हैं, जो पब्लिक पॉलिसी होती हैं, उसको प्रभावी ढंग से देखने के लिए कि वह प्रभावशाली है कि नहीं, जमीनी स्तर पे उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन उसका करना आवश्यक हो जाता है। पर एज अ गवर्नमेंट आपको क्यों लगा कि ये इसकी इस विषय की आवश्यकता है, इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह लाने के लिए, और इसमें क्या आप देख रही हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 साल में जहां आप जुड़ी हुई हैं? धन्यवाद डॉक्टर नीति। पहले तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का अभिनंदन करना चाहूंगी कि, और स्पेशली ISPP का को धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आके अपने जो अनुभव है वो सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर सकूं। अच्छा, आपके जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर की शुरुआत इससे करना चाहूंगी कि मूल्यांकन एक एक्चुअली बहुत पुराना डिसिप्लिन है। हम आजादी के बाद से जितने भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, जब प्लानिंग कमीशन के समय पर भी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, जो कि मूल्यांकन सभी स्कीम्स और प्रोग्राम्स का मूल्यांकन किया करते थे। और अभी 2015 के बाद जब नीति आयोग वापस से गठित हुआ, तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मर्ज कर दिया गया और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय गठित किया गया। तो इसमें बस अगर आप देखेंगे तो इवैल्यूएशन के साथ साथ मॉनिटरिंग का भी कंपोनेंट ऐड हो गया। तो जब हम पब्लिक पॉलिसी की अगर बात करते हैं, तो उसमें हम एक्चुअली मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के बिना उसका डिस्कशन इनकम्प्लीट है। और क्योंकि अगर किसी भी पॉलिसी का लाइफ साइकिल देखें, तो उसकी शुरुआत जो होती है पॉलिसी के मेकर से होती है, जो कि हमारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनकी एक ज़रूरत महसूस करते हैं या समझते हैं या एविडेंस से वो देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो एक स्कीम या प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जो उन पर्टिकुलर जो बेनिफिशरीज हैं उनको ये बेनिफिट पहुंचाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप एजुकेशन की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि नहीं, हमें लिटरेसी इम्प्रूव करनी है और उसके लिए हमें नए स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो वो फिर अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से प्रोग्राम डेवलप होता है। ये पॉलिसी डेवलप होती है, अप्रूव होती है, फिर ये जाती है राज्यों के पास, जिलाओं के पास, जहाँ पे और गाँव में जहाँ पे ये फिर इम्प्लीमेंट करी जाती है। बट ये जो इम्प्लीमेंटर्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच में एक लिंक है, ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है। क्योंकि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पॉलिसी मेकर्स को बताती है कि जो स्कीम है ये एक्चुअली रेलिवेंट है या नहीं। हमने अगर एक ऑब्जेक्टिव से ये स्कीम डिजाइन करी है, वो ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है या नहीं। अगर कहीं कहीं गैप्स है, तो ये गैप्स जो है आपके मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से निकल के आते हैं। अकॉर्डिंगली फिर आप इनको एड्रेस करने के लिए मिड कोर्स करेक्शन या एंड कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। प्लस जो सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो रही है कि एक नंबर वन की हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है या नहीं, और दूसरी बात ये जो रिसोर्सेज है इनका यूटिलाइजेशन सही हो रहा है या नहीं। जो पर रूपी एक्सपेंडिचर है उसकी एफिशिएंसी है या नहीं, और ये जो एक्सपेंडिचर के हमने बेनिफिट्स सोचे हैं, वो सही रिसिपिएंट्स या सही बेनिफिशियर्स के पास पहुंच रहे हैं या नहीं। और उसके अगर बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं, तो उनके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका उत्तर जो है ये अनुवीक्षण और मूल्यांकन से आता है। सो तो इसमें आपका एक दूसरा प्रश्न था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस
क्षेत्र में क्या कार्य कर रहा है। तो जैसे कि मैंने प्रश्न की शुरुआत में बताया, उत्तर की शुरुआत में कि हम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन दोनों देख रहे हैं और ये 2015 के बाद से ये फ़ील्ड हमारे इसमें हमारे डोमेन में आई। तो उसमें एक हमारा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। सो ट्रेडिशनली जब हम स्कीम्स की परफॉर्मेंस देखते थे तो उसमें हम फाइनेंशियल यूटिलाइजेशन की बात करते थे कि इस स्कीम में कितना पैसा दिया गया, उस यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं। बट इससे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह जाते हैं कि जो हमने सोचा कि इसके रिजल्ट्स आएँगे, फिजिकल डिलिवरेबल्स आएँगे, आउटपुट्स आएँगे, वो आए या नहीं। जो हमने आउटकम सोचा था कि लर्निंग आउटकम्स फॉर एग्जांपल इम्प्रूव होंगे या नहीं, वो हुए या नहीं। सो इस इसलिए अ अ, नीति आयोग और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफिस हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसमें हम हर स्कीम का आउटपुट और आउटकम क्लियरली मेजरेबल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आउटकम बेस्ड बजटिंग है या रिजल्ट फ्रेमवर्क डेवलपमेंट है, ये नई चीजें नहीं है। बट हम उसको थोड़ा सा और सिस्टमाइज स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एट अ इन अ फ्यूचर मतलब फ्यूचर में हमारा ये विजन है कि एट सम लेवल हम इन स्कीम्स को सेक्टर लेवल पे भी देख पाएंगे, आउटकम्स को इनको हम इम्पैक्ट लेवल पे भी देख पाएंगे ओवरऑल। और उसमें से कुछ हम नेशनल प्रायोरिटी वाले आउटकम्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इन एडिशन इन एडिशन टू दैट हम चाह रहे हैं कि वन ऑफ द चैलेंजेस जो होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में, वो होता है डेटा क्वालिटी। सो हर हर जब भी कोई स्कीम लॉन्च होती है उसके लिए बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, जितना भी होता है, बट वो सब फाइल्स में एग्जिस्ट करता है, कभी फिजिकल में, कुछ डिजिटल में। सो डीएमईओ का एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है डीजीक्यूआई, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, जो हम सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके कर रहे हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। और इसके थ्रू हम और ऐसे कुछ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखना चाहते हैं कि कुछ क्योंकि कुछ मिनिस्ट्रीज जैसे रूरल डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो लेटेस्ट तकनीक है या आईटी है उसको अपने सिस्टम्स में लाने का, उसको उसकी लर्निंग हम बाकी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे शेयर करना चाहते हैं। तो ये हो गया मॉनिटरिंग के साइड पे। इवैल्यूएशन के साइड पे डीएमईओ कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशंस करती रहती है ऑफ स्कीम्स। जैसे कि रिसेंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं 126 स्कीम्स हैं, उसका हमने इवैल्यूएशन कंप्लीट किया। और अभी हमारे जो उन इवैल्यूएशंस के सेक्टर रिपोर्ट्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस रिपोर्ट्स हैं, वो सब हमने पब्लिक डोमेन में शेयर करे हैं। अब फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स हमने एक प्लान बनाया है जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी सारी स्कीम्स हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम्स एज वेल एज सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स, उनका हम मूल्यांकन करेंगे। और इसमें से इसके साथ साथ हम इस क्षेत्र में जो हम नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं उसका भी हम उसको उसको शेयर भी करना चाहेंगे अपने नेटवर्क के थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू एंड अदर चैनल्स। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जान के बहुत अच्छा लगा कि डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो है नीति आयोग का, वो इतना अच्छा और इतने बड़े स्तर पे काम कर रहा है। एक मुझे सवाल आया है, आप बता रही थी कि जो आपकी आप देखती हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के थ्रू कि क्या प्रभाव पड़ रहा है पॉलिसी का ग्राउंड पे। तो कभी ऐसा हुआ है आपके अनुभव में कि पॉलिसी में चेंजेस लाई गई हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉनिटरिंग, कि कुछ चीजें शायद नहीं ठीक से लागू हो पा रही हैं, तो you have gone back to policy and made some changes or tweaks the way it was planned to be initially implemented? ऐसा कुछ उदाहरण है? अ, हाँ जी। सो अ, ऐसे एक्चुअली काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बट जो विज़िबिलिटी होती है इन छोटे-छोटे स्टेप्स की, वो बहुत वो इतने पब्लिक डोमेन में बात नहीं होती है उनकी। बट जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारे मॉनिटरिंग में हम सेक्टर्स के लेवल पे आउटकम्स को मॉनिटर करते हैं। तो उसमें हम अराउंड 13 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन एंड
इंक्लूडिंग आईटी, एविएशन, जिनको हम मॉनिटर करते हैं, और उनका उनका जो रिव्यू होता है वो हाईएस्ट लेवल पे रिव्यू होता है। तो फॉर इंस्टेंस हम इन रिव्यूज के दौरान एक एक जो जब हमने एनालिसिस किया, हमने देखा कि एविएशन के फील्ड में पर्टिकुलरली एक गैप है विच इज रिगार्डिंग मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, विच इज एमआरओ सर्विसेज, कि उसमें जो है इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी काफी है, बिकॉज क्लियरली मॉनिटरिंग से वो मॉनिटरिंग डेटा से वो निकल के आ रहा था, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फिर एक एमआरओ के लिए स्पेसिफिकली एक पॉलिसी डेवलप करी है टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। So that is one example. Secondly, जो जैसे मैंने अभी बताया कि इवेल्युएशंस अभी हमने कंप्लीट करी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। सो उनमें से काफी सारी जो हमने रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो मिनिस्ट्रीज ने वो इंकॉर्पोरेट करे हैं अपने डिजाइन में, बट उनका प्रभाव अभी दिखने में थोड़ा समय है। बहुत बहुत अच्छा लगा जान करके कि कैसे इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कुछ बातें निकल के आ रही हैं। तो मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो खामियां चलती जाएं, एंड यू कैन टेक अ स्टेप बैक, और इससे नई नई अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं। पर श्वेता जी, आप देखेंगे कि भारत जो है काफी डाइवर्स है, जो इंडिया है। तो जब आप स्टेट्स में काम कर रही हैं, जब राज्यों में काम कर रही हैं, तो एक तरफ तो आपके हो गए काफी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो गया, आपको गुजरात हो गया, दूसरी तरफ देखती हैं कि कुछ बीमारू राज्य जिनको कहा जाता था, अब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। पर स्टेट लेवल पे किस तरह की चैलेंजेस आप देखती हैं इन द स्कीम ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन? मतलब प्रभाव जब आप पढ़ना चाहती हैं किसी नीति का कि वो कैसे काम कर रहा है, तो किस तरह की चैलेंजेस इन दी प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आपको मिलता है अलग अलग राज्यों में? अगर इसका कुछ आप जानकारी दे सके इस पे तो। एक्चुअली ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये एक प्रश्न है जो जिसका उत्तर एक्चुअली हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो अभी डीएमयू ने एक एक्चुअली एक्सरसाइज लॉन्च करी है, जिसको हम इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक बोल रहे हैं, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि सारे जो स्टेट्स हैं उनमें एक्चुअली at the organizational level and at the individual level, monitoring and evaluation की क्या existing capacities है. So because over the last few years हमने realize किया कि states का, जैसे कि आपने बोला कि variation बहुत है। मॉनिटर ऐसा नहीं है कि सारा जो नॉलेज है कि डेवलप्ड स्टेट्स में है। देर आर आइलैंड्स ऑफ एक्सपर्टीज। सो फॉर इंस्टेंस हम लोग भी कर्नाटका इवैल्यूएशन अथॉरिटी के जो सिस्टम्स हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सो कर्नाटका इवैल्यूएशन अथॉरिटी ने आई थिंक 2013 में वेरी बहुत बढ़िया इवैल्यूएशन पॉलिसी निकाली। उन्होंने उसके थ्रू वो कंटिन्यूअसली और रेगुलरली अपने इवैल्यूएशंस करते हैं, और उनके जो इवैल्यूएशंस हैं दे आल्सो लिंक्ड इट टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और उनका रेगुलर फॉलोअप होता है कि हम जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उनके ऊपर क्या काम किया गया है और उस कार्य का क्या इफेक्ट हुआ है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टेट्स में जहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है। बट इवन जो स्टेट्स हैं जैसे झारखंड हो गए, उत्तराखंड हो गए, इनके भी सिस्टम्स बहुत ज्यादा डेवलप हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप राजस्थान के स्टेट को देखेंगे, उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उनके सारे जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं वो हिंदी में मिलेंगे इन द पब्लिक डोमेन। बट ये सारा जो है इतना विजिबल नहीं हो पाता है। सो इसके, और अगर हम स्टेट्स के लेवल पे चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कैपेसिटी का है। सो सारे जो इवैल्यूएशन यूनिट्स होते हैं वो जनरली उनमें ह्यूमन रिसोर्सेज की थोड़ी एज कम्पेयर टू द डिमांड ह्यूमन रिसोर्सेज कम होते हैं। सो इन जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको कैसे एक्सपेंड करें, उनको कैसे इफेक्टिवली यूज करें, ये एक मेजर चैलेंज होता है। सो फॉर इंस्टेंस इसके लिए
हमने अब हम एटलीस्ट एट डीएमयू हमने वी हैव टेकन द सपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स. So we realized कि there are silos, there are experts outside, and we want to work with these experts to create good knowledge products. अच्छे evaluation reports निकालना चाहते हैं, जो कि अगर हम because आज के environment में हमें जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत जल्दी चाहिए. बिकॉज अगर आप एक फुल फ्लेजेड इवैल्यूएशन स्टडी करने जाएं तो उसमें बहुत समय लग जाता है. सो अगर सो हाउ डू वी डिलीवर दिस इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. तो इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग यूनिट्स के ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. तो बिल्डिंग दिस कैपेसिटी इज अनदर चैलेंज. द नेक्स्ट चैलेंज आई वुड टॉक अबाउट इज द डेटा क्वालिटी. सो ये जो सारा बिकॉज अब हर डिवीजन हर सिस्टम, और ये सिर्फ स्टेट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंट्रल पे भी प्रॉब्लम है कि आप बहुत सारे MIS बिल्ड कर रहे हैं, बट ये MIS जो है ये आपस में बात कर रहे हैं या नहीं, ये इंटरऑपरेबल है या नहीं. सो आप और ये सब एक जगह का डेटा, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो गए हैं, तो इसमें से सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या है, तो इनको इंटीग्रेट करना. सो ये वाला जो एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है ये भी एग्जिस्ट करता है. तीसरा है मतलब आखिरी चैलेंज मैं ये बोलूंगी वो है भाषा का. बिकॉज अगर जैसे हम अभी मैं रिसेंटली राजस्थान जाके आई, तो वहाँ पे उनका जो लैंग्वेज जो वो यूज करते हैं वो हिंदी है, लेकिन हम जो कंटेंट देते हैं, कंटेंट मिलता है या पार्टनर से मिलता है, वो सब इंग्लिश में होता है. सो अगर ये सारा जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम लोकल भाषाओं में ट्रांसलेट कर सके, हिंदी में ट्रांसलेट कर सके, जिससे इस नॉलेज का यूटिलाइजेशन सब लोग कर सके. सो ये कुछ चैलेंजेस हैं. और एक एक और फाइनल चैलेंज है कि जनरली ये जनरल चैलेंज है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन को सब अकाउंटेबिलिटी का टूल देखते हैं, की तरह सोचते हैं कि नहीं, इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं. बट इट नीड्स टू इसके लिए कल्चरल माइंड सेट को चेंज करने की आवश्यकता है कि नहीं, ये एक लर्निंग टूल भी हो सकता है कि आप ये आपका स्कीम है, आपको क्या इसको और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये जानना ये मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन आवश्यक है. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड एट द स्टेट लेवल. थैंक यू श्वेता जी, आपने बहुत चीजें बताई और मेरे पास अब बहुत प्रश्नों की लंबी सूची तैयार हो चुकी है. पहली बात तो मैं एक प्रश्न थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन से हटके करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत नव युवक एंड यंग पॉपुलेशन हमारे साथ जुड़ा हुआ है आज. आपने बात की बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी एंड पार्टनरशिप विद एक्सपर्ट्स आउटसाइड. तो इस पे मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं पहले पूछना चाहूंगी बिफोर वी गो इनटू द अदर डिस्कशंस, कि आपको क्या लगता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यंग लोगों के लिए जो पॉलिसी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं. जब आप स्टेट के साथ DMEO या और भी संस्था काम कर रही है, आज 5 बजे हम आपसे जुड़े हैं, उसके पहले मैं देख रही थी आपका वेबसाइट, तो यू हैव कॉल्ड फॉर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस कि सर्विस के लिए आप प्राइवेट पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं. तो ये सब मद्देनजर रखते हुए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इस क्षेत्र में यंग लोगों के लिए? और दूसरा सवाल यह है कि क्या स्किल्स फिर चाहिए होंगी इन लोगों को जो इस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? स्पेसिफिकली मैं तो ये बोलूंगी कि इस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में मुझे हम लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को, टैलेंटेड यंग पीपल की बहुत आवश्यकता है. बिकॉज ये एक फील्ड है जहाँ पे कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नई तकनीक आ रही है, बट अभी तक काफी जगह पे हम अभी भी पेपर बेस्ड कर रहे हैं या भी हम कंप्यूटर असिस्टेड क्वेश्चनिंग कर रहे हैं. तो उसको हाउ डू वी ब्रिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनटू मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा यंग ब्लड की आवश्यकता है. तो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. एक जो मेजर अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने बोला, दैट इज बीइंग अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट.
सो अब जो ये सारे मॉनिटरिंग ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं इसके लिए, या मोबाइल बेस्ड मॉनिटरिंग हो रही है, या यूजिंग रिमोट सेंसिंग है, ये स्पेसिफिक स्किल्स है, टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं जो कि सभी स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और मिनिस्ट्रीज ढूंढ रही हैं कि क्योंकि हमें ये इंक्लूड करने हैं अपने स्कीम्स में, बट वो कैपेसिटी या नॉलेज नहीं है। सेकेंडली सर्विस, सो देर काफी अभी तक जो काफी सारे सर्वे इंस्टीट्यूशंस हैं वो एकेडमिक्स में हैं या प्राइवेट फर्म्स हैं। सो सर्वे स्किल्स जो है, जैसे कि क्वेश्चनर बिल्ड करना, क्वेश्चनर इम्प्लीमेंट करना, या कैपी को प्रोग्राम करना, या फील्ड पे जाके एक्चुअली एक सर्वे कंडक्ट करना, बिकॉज कुछ सर्वेस ऐसे होते हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे जेंडर स्टडीज अगर आप कर रहे हैं, या जो सेंसिटिव होते हैं उनके लिए सर्टेन एक स्पेसिफिक स्किल सेट की आवश्यकता होती है। तो सर्वे जो सर्वे या इवेलुएटर्स हैं, ये एक और फील्ड है जहाँ पे हमें आवश्यक है। और स्पेशली जब हम सर्विस करने जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो होता है वो ज्यादातर इंग्लिश में होता है, बट इसको ट्रांसलेट करना हिंदी में, और उसको जो ट्रांस या आपके पास अगर हिंदी क्वेश्चनेयर है उसको वैलिडेट करना, ये एक बहुत जरूरी स्किल है, जो कि जिसकी हमें अभी आवश्यकता है। तो सर्वे इंस्टीट्यूशन में फिर एक बार जब डेटा कलेक्ट हो गया, उसका जो एनालिसिस है, उससे एनालिसिस करके उससे रिसर्च उससे इनसाइट्स ड्रॉ कर पाना, जिसके लिए स्टार्टा और जो टूल्स है, स्टैटिस्टिकल टूल्स है, आर एटसेट्रा, these are some additional skills that we are always on the lookout for. सो मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन के अगर मैं बात करूँ तो ये आई थिंक ब्रॉडली 3 एरियाज है या 3 स्पेसिफिक स्किल्स के ग्रुप है जहाँ पे हमें आवश्यकता है। और एक और बहुत रिलेटेड स्किल है जो कि है कि रिपोर्ट राइटिंग, कि जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, क्योंकि जो आपने डेटा इकट्ठा किया है उसको समराइज कर पाना, सिंथेसाइज कर पाना सारे एनालिसिस को, वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल सेट है। और उसको हिंदी या लोकल लैंग्वेजेस में एक्सप्रेस कर पाना, वो और भी थोड़ा सा कठिन और जरूरी स्किल है जिसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातचीत से मुझे ये लगता है कि अलग अलग डोमेन एक्सपर्टीज के साथ यदि लोगों को पब्लिक पॉलिसी की भी जानकारी मिले, लोक नीति की शिक्षा मिले, तो फिर वो अपने आप को इसमें किसी न किसी डिसिप्लिन में, किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को सेट कर सकते हैं। और जो इंजीनियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे बातचीत के लगता है कि देयर इज अ ह्यूज करियर अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स। आपके लिए बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है। और जैसा श्वेता जी ने बोला कि स्टेट में जब काम कर रहे हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज जानना और नीतियों को उस लैंग्वेज में समझना, जब सर्वे करने जा रहे हैं तो आपको ट्रांसलेशन करना, उसमें उसकी उसका जो मुद्दा है वो खो ना जाए, उसमें उसकी अहमियत खो ना जाए, इंडियन ट्रांसलेशन। तो उसके लिए आई थिंक इसी चीजों को नजर रखते हुए लोक नीति का जो पाठ्यक्रम हमने डिजाइन किया है, इसी चीजों को रखते हुए हमने डिजाइन किया है। इसके बारे में मैं टुवर्ड्स द एंड और बातें करूंगी। कुछ क्वेश्चंस हैं श्रोतागण से, और मेरे पास तो बहुत लंबी सूची है, पर मुझे पता है कि पहले मुझे आपके सवाल रखने चाहिए क्योंकि श्वेता जी बस 1 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो पहला सवाल विपिन जी हमसे पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ स्कीम, हाउ वन कैन इनिशिएट इट फ्रॉम स्क्रैच? थैंक यू विपिन जी इस प्रश्न के लिए। इवैल्यूएशंस की शुरुआत एक्चुअली स्कीम डिजाइन लेवल के साथ ही हो जाती है। जब आप एक स्कीम डिजाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इस स्कीम से आपकी क्या अपेक्षा है, कि इसके क्या आउटपुट्स होंगे, इसके क्या आउटकम्स होंगे, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और आप किस स्टेज पे इवैल्यूएशन करेंगे, बिकॉज इवैल्यूएशंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस आपकी जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस होते हैं वो आपकी स्कीम की शुरुआत पे ही इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, जहाँ पे आप बेसलाइन डेटा इकट्ठा करते हैं, नीड्स अंडरस्टैंड करते हैं। फिर डिपेंडिंग कि आपका अगर बिल्कुल ही नया क्षेत्र है, नया डोमेन है स्कीम का, तो उसमें आप हो सकता है आप मिड टर्म इवैल्यूएशन भी करना चाहें, जिसमें आप देखें कि प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस में क्या गैप्स रह रहे हैं, उसके लिए किस तरह से कोर्स करेक्शन के लिए रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। और
एक जो जनरली इवैल्यूएशंस होते हैं, वो एक स्कीम जो है फॉर इंस्टेंस 5 साल के लिए डिज़ाइन करी गई है, तो आप उस ड्यूरेशन के एंड पे वो स्कीम का देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, अगर उसको कंटिन्यू करनी है या नहीं। अगर कंटिन्यू करना है तो उसमें क्या-क्या चेंजेस चाहिए, उसमें क्या-क्या रिसोर्सेज़ मतलब रिसोर्सेज़ ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, तो ये सारे डिसीजन पॉइंट्स होते हैं। सो इवैल्यूएशन जो है वो स्कीम के लाइफ साइकिल और स्कीम के डिज़ाइन किसी भी स्टेज पे हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर हम इवैल्यूएशन के स्टेजेस की बात करें, तो पहला स्टेज यही होता है कि आप किस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप फॉर्मेटिव हैं, तो आप ये जानना चाहेंगे ये स्कीम जो है ये इसके क्या नीड्स हैं और क्या इसका बेसलाइन डेटा है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू नो उस हिसाब से आप इवैल्यूएशन का स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। सो एक बार आपने स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप ये देखते हैं कि इस इवैल्यूएशन को आप किस तरह से करना चाहेंगे। इसके लिए सो फॉर इंस्टेंस हम एट टीएमयू हम लोग एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिसको रीसी फ्रेमवर्क बोलते हैं, जो कि होता है रेलेवेंस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, इम्पैक्ट एंड हमने एक और तीसरा एलिमेंट एक छठा एलिमेंट ऐड किया है जिसका नाम है इक्विटी। सो जो जब हम किसी स्कीम का इवैल्यूएशन करते हैं तो हम इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंगली हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करते हैं जो कि हम इस स्टडी के थ्रू आंसर करना चाहते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हम और भी ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू करते हैं और अपने क्वेश्चन और स्कोप ऑफ द स्टडी डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो आपका सैम्पलिंग होता है, आपका सैंपल प्लान डिसाइड करना होता है कि आप किस तरह से स्टडी को करेंगे, आप किस तरह से डेटा को एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद आपका होता है पायलट, जहाँ पे आपने जब जब क्वेश्चनेयर डेवलप किया गया है, तो उस क्वेश्चनेयर को जाके आप फील्ड में टेस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली रिविजन्स करते हैं बेस्ड ऑन पायलट की फाइंडिंग्स एंड देन यू कम बैक एंड देन यू डू द कंप्लीट फील्ड विजिट, जहाँ पे आप जाके बेनिफिशियरीज से फीडबैक डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर होता है आपका डेटा एनालिसिस, जहाँ पे आपने जो एविडेंस इकट्ठा किया है उसको एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और एक रिपोर्ट डेवलप करते हैं विद रिकमेंडेशंस। और थ्रू आउट दिस प्रोसेस जो है आप अपने जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे बात करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मैं भूल गई बीच में मेंशन करना, सैम्पलिंग के साथ-साथ आप मेथोडोलॉजी भी डिसाइड करते हैं कि आप ये की फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, आप फोकस ग्रुप डिस्कशंस करना चाहेंगे या आप एक क्वेश्चनेयर बेस्ड सर्वे करना चाहेंगे। तो ये ब्रॉडली स्टेप्स हैं एक इवैल्यूएशन स्टडी के। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरा प्रश्न है कि फॉर M&E how important is sector or domain knowledge? Are you generally looking for generalist or somebody who is specialized in a particular domain? तो M&E के क्षेत्र में आप क्या सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी आवश्यक है और who is better suited, a generalist or a specialist? ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें दोनों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट अगर आप हैं तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो रिसर्च स्किल्स हैं, डेटा एनालिसिस स्किल्स हैं, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर हैं। आपके पास अगर डेटा है तो आप कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर फील्ड सर्वे आप सर्वे करते हैं तो आप कुछ भी किसी भी स्कोप में कर सकते हैं। बट सेक्टर जो नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ उससे आप जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड करते हैं, अपने रिसर्च क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं, जो बैकग्राउंड एनालिसिस करते हैं बिफोर गेटिंग ऑन टू द फील्ड, वो बहुत हेल्पफुल होता है वहाँ पे। सो दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो इस फील्ड में काम नहीं कर सकते और ऐसा है कि अगर सेक्टर है तो और उसका एडेड एडवांटेज डेफिनिटली होता ही है। मैंने भी काफी प्रश्न श्रोतागण के पूछे, एक मेरा खुद का प्रश्न है, उसके बाद हम श्रोताओं के सवाल पूछेंगे। तो श्वेता जी, आप तो लोक नीति का जो पाठ्यक्रम है, जो ISPP जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, आप इससे वाकिफ हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल आ रहे हैं हमारे श्रोताओं से कि स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए, जनरलिस्ट नॉलेज चाहिए, तो और क्या क्या स्किल्स जो आपने बताई कि क्या आवश्यक है इस एरा में काम करने के लिए, तो आपके विचार में लोक नीति पाठ्यक्रम क्या इस स्किल्स को ये स्किल्स प्रदान करेगा, और इस पाठ्यक्रम के द्वारा
क्या गेन करेंगे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, और हाउ विल दे बी सूटेड फॉर जॉब्स इन एमएनई? आपका क्या विचार है इस पे? डेफिनेटली, बिकॉज मैंने पाठ्यक्रम देखा है। इस पाठ्यक्रम के मुझे जो मेजर एडवांटेज लगा वो ये है कि वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी देता है और फिर वो डेप्थ में जाके एक ग्रेनुलर भी पर्सपेक्टिव देता है। और एक और जो एडवांटेज वो ये है कि उसमें एक लर्निंग बाय डूइंग भी है, जहाँ पे आप एक एक्सरसाइज है जहाँ पे इंडिपेंडेंटली जो पार्टिसिपेंट है वो उस अपने जो स्किल्स लर्न किए या नॉलेज लर्न गेन किया है उसको उसको अप्लाई कर सकेगा। सो ये तो बहुत मेजर एडवांटेजेस हैं। और जैसे कि अभी एक प्रश्न आया था जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का, तो जो मैंने पाठ्यक्रम देखा है उसमें ये दोनों चीज़ों का नॉलेज दिया जा रहा है। सो आपको ओवरऑल जो लोक नीति है उसका भी मिल रहा है, आपको सेक्टर स्पेसिफिक जो सेशंस हैं या स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं उनका भी ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। प्लस जैसे मैंने बोला जो डिफरेंट स्टेजेस हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के वो भी सारे कवर हो रहे हैं उस पाठ्यक्रम में। तो डेफिनेटली जो पाठ्यक्रम है उससे एक एक जो पर्टिकुलरली पार्टिसिपेंट्स को फायदा होगा, उनको ये समझ आएगा कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है। बिकॉज़ जब आपको कंप्लीट एक्सपोज़र मिलता है, तभी आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ काम करना है। बिकॉज़ फॉर इंस्टेंस जब मैंने खुद मास्टर्स किया तब मैंने सोचा था कि नहीं, आई वेंट कि मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है तो बट मे बी मैं मास्टर्स जो है वो टेक्नोलॉजी में ही करूँगी, बट मैंने आई एंडेड अप डूइंग इट इन मार्केटिंग एंड एचआर एंड स्ट्रेटजी। सो वो बिकॉज़ वहाँ पे जाके जब मैंने मुझे एक्सपोज़र हुआ अलग-अलग फील्ड्स का, तो वहाँ पे जाके समझ आया कि अरे नहीं, दिस इज़ यहाँ पे मेरे ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया ये है और यहाँ पे मेरे स्किल्स बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है। और सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। थैंक यू श्वेता जी। एक हमारे श्रोता है नीलेश जी, पूछना चाहते हैं कि हाउ डू यू इंटीग्रेट क्वालिटेटिव रिसर्च स्किल्स इन द डेटा एनालिसिस stage so as to ensure that essence of policy impact is not lost? सो क्वालिटेटिव जो है जैसे डेटा एनालिसिस स्टेज जो है उसमें बहुत ज़रूरी होता है, बट क्वालिटेटिव अगर आप देखा जाए, पहला जो स्टेप होता है वो लिटरेचर रिव्यू होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव रिसर्च स्टेप होता है। सो बिकॉज़ उससे आप अपने सारे रिसर्च क्वेश्चंस मैप करते हैं, एरिया ऑफ इंक्वायरी मैप करते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। सेकेंडली जो जब आप फील्ड पे जाते हैं तो क्वेश्चनेयर जब आप अप्लाई करते हैं उससे आपको नंबर मिलता है। बट बट जनरली जब आप फील्ड पे जा रहे हैं उस क्वेश्चनेयर डेटा के साथ आपका ऑब्जर्वेशन एक नोट अटैच होता है, जिसमें जो सर्वे कर रहे हैं वो अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस देयर आर लॉट ऑफ मेथोडोलॉजीज लाइक पीआरएस और पार्टिसिपेटरी सर्विस, जहाँ पे जिनका कोर ही क्वालिटेटिव रिसर्च है। प्लस जब आप इंफॉर्मेंट इंटरव्यूज कर रहे हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, उनका उनके लिए आपको ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए। और फिर उनसे जो इनसाइट्स ड्रॉ होती है, फॉर इंस्टेंस हमने जो यूसीएसएस इवैल्यूएशंस में यूज करी है, तो हमने जो हमें हमारी जो क्वालिटेटिव से निकल के आई वो हमने सारी इंक्लूड करी जस्टिफाई करने के लिए। बिकॉज क्या होता है कि जब आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं कोई इशू है, बट जब आप फील्ड पे जा रहे हैं और आप एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं तब आपको पता चलता है इसका ये कॉज है और ये स्पेसिफिक कॉज है, और उसमें क्वालिटेटिव जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू श्वेता जी। एक सवाल है, what are the important aspects to consider when monitoring and evaluating campaign online or and on the ground if it is for a short duration, as short as say 2 to 3 months? Is there any particular framework for that? So that's a very interesting question because as I mentioned शुरू में मैंने mention किया कि आजकल जो मतलब we have to do evaluation। हमें अगर जल्दी से पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, जल्दी से कोर्स करेक्शन करना है, तो हमें जल्दी से इवैल्यूएशंस और मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए एक टेक्निक बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन टाइप बोल सकते हैं, जो कि है रैपिड असेसमेंट और रैपिड इवैल्यूएशंस। सो पर्टिकुलरली इन डीएमयू हमने उसके लिए एक टूल किट डेवलप किया है, जो कि अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएँगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट उसमें हम जो फुल फ्लेजेड जो इवैल्यूएशंस होते हैं उसको हम थोड़ा शॉर्टन कर देते हैं।
तो जो प्रिपरेटरी वर्क है वो सेम रहता है, बट जो सैंपलिंग साइज है वो थोड़ा-सा और फोकस हो जाता है। तो आप एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और ज़्यादातर ये सब जब आप एक प्रोसेस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये टेक्निक यूज़ होता है। बट एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो प्रीरिक्विजिट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के लिए, उसके लिए है डेटा का होना। सो दैट्स व्हाई कि जो डेटा आप सिस्टम सेटअप कर रहे हैं स्कीम के जब आप स्कीम की शुरुआत कर रहे हैं, स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है बिकॉज़ मॉनिटरिंग का डेटा जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इवैल्यूएशन। सो आई होप थैंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे सवाल आ रहे हैं, और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि लोक नीति पाठ्यक्रम आपको यही अवसर प्रदान करेगा कि विद एक्सपर्ट्स लाइक श्वेता जी और बाकी हमारे जो फैकल्टीज होंगी, आशा श्वेता जी आप भी जुड़ेंगी हमारे साथ जब ये पाठ्यक्रम शुरू होगा, आप एक्सपर्ट्स के साथ ऑनलाइन ही सही पर लाइव, जिसे हम आप अभी हम मैं और श्वेता जी बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह आप भी इनके साथ जुड़ के अपने सवाल पूछ पाएंगे, इनसे सीख पाएंगे। बता दूं श्रोताओं को कि जिस तरह से ये कोर्स डिजाइन हुआ है, ये वीकडेज में भले आप वीडियो सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, और वीकेंड्स पे फैकल्टीज आएंगी और इसी तरह ऑनलाइन लाइव क्लासरूम में आप उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे सीखेंगे, और आपके जो फैकल्टीज होंगे वो आपके इन्हीं सवालों का जवाब दे पाएंगे। अभी श्वेता जी ने बड़े संक्षिप्त रूप में बताया कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में क्या स्टेप्स होती हैं, किस तरह के अप्रोचेस होती हैं, पर इन अप्रोचेस की आपको एक विस्तृत जानकारी मिलेगी जब आप हमारे साथ इस पाठ्यक्रम में जुड़ेंगे। और इसी के साथ एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, हमारे एक श्रोता पूछ रहे हैं, मिष्टी कौशिक जी पूछ रही हैं कि आर देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर। तो मिष्टी जी मैं आपका सवाल थोड़ा रिफ्रेश करूंगी कि ये जो लोक नीति का पाठ्यक्रम है या मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एज अ डिसिप्लिन हुआ मान लीजिए, तो क्या ये स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं क्या इसमें भाग ले पाएंगे? आपको लगता है कि वो परफॉर्म कर पाएंगे? और यदि हाँ, तो आप किस स्तर के बच्चों को आपको लगता है कि लोक नीति के पाठ्यक्रम द्वारा अगर वो सीखें? तो पहले ऑफ कोर्स let me tell you that we have not thought about giving admissions to students, but आपकी क्या राय है कि क्या स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के द्वारा इस क्षेत्र में जुड़ सकते हैं कि उनको और थोड़ा अनुभव लेना, शैक्षिक अनुभव लेना जरूरी है? तो मिष्टी आई थिंक बहुत ही अच्छा और कठिन प्रश्न पूछा है आपने, बट मेरे हिसाब से लोक नीति ऐसी चीज है जिसके लिए कोई एज नहीं है। तो मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि जो मैंने अभी सीखा, मास्टर्स के बाद सीखा, कि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं एक बेटर सिटीज़न होती और मोर कॉन्शियस सिटीज़न होती। सो आई थिंक अगर मतलब एक्चुअली ये बहुत अच्छा सजेशन है कि अगर इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ये स्टेप ले सके कि एक छोटा अवेयरनेस टाइप्स एक नॉलेज बिल्डिंग सेशन कर सके स्कूल स्टूडेंट्स के साथ। बिकॉज़ ये सारे जो कांसेप्ट्स हैं एज़ सिटीज़न्स, बिकॉज़ स्कूल स्टूडेंट्स आर मतलब दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो अगर इनिशियल इयर्स में ही फिर हमारे पास एक सिविक्स सब्जेक्ट होता है, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है, बट अगर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है स्कूल स्टूडेंट्स को उससे अवगत कराया जाए तो डेफिनिटली आई थिंक आगे चल के उनका देयर विल बी मोर पीपल इन द पब्लिक पॉलिसी स्पेस एंड एक और ज़्यादा एक अकाउंटेबिलिटी का डिमांड भी बढ़ेगा। बिकॉज़ अवेयरनेस इज़ अ हमारा जो जनरली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑफ व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट पावर्स दे हैव एज़ सिटीजन्स। सो उसके लिए आई थिंक स्कूल स्टूडेंट्स को के लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए। आपने तो हमें सोचने पे मजबूर कर दिया श्वेता जी। हमने तो जिस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन किया है, हम समझ रहे हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, या जो मास्टर्स कर रहे हैं, या जो एनजीओस के साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट्स है गवर्नमेंट के साथ, वो ये प्रोग्राम करें, उनके लिए लाभदायक होगा। पर आप और मिष्टी जी हमें सोचने में मजबूर कर रही हैं कि क्या 12th स्टैंडर्ड में मान लीजिए कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, क्या उनको वो भी इस लोक नीति के पाठ्यक्रम द्वारा अपने आप को इस एरिया में एक्सप्लोर कर सकता है, करियर एक्सप्लोर कर सकता है? हम सोचेंगे अवश्य इस मुद्दे पे।
अब हमारे पास समय कम है और समय को नजर रखते हुए जस्ट कुछ सवाल हैं। एक तो सवाल यह है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य था लोक नीति कार्यक्रम लाने का, वह यह था कि लोगों की भागीदारी बढ़े लोक नीति में। और भागीदारी की जब बात करते हैं तो चाहे पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी डिजाइन में, अलग अलग क्षेत्र में बढ़े। तो जाते जाते आपसे कुछ जो सवाल है मेरे, पहला तो यह है कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में आप किस तरह की भागीदारी देख सकती हैं आम नागरिक की, और लोक नीति पाठ्यक्रम आपको कैसे लगता है कि इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है? सो अभी एक मैं बोलूँगी एक चैलेंज है कि इवैल्यूएशन ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा किया जाता है। सो बट अभी रिसेंटली और कुछ नए तकनीक आए हैं जैसे पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन या पीआरएस रूरल अप्रेजल्स। तो उसमें उन मेथड्स को के थ्रू आप सिटीजन पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलरली। बट उसके लिए एक कैपेसिटी की आवश्यकता है और एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो अगर आप ये अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं, डेफिनेटली उससे encouragement होगा सिटीजन पार्टिसिपेशन में। और ऑल्सो पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट है वो मॉनिटरिंग के थ्रू काफी ज्यादा अपना सिटीजन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाह रही है। सो फॉर इंस्टेंस उन्होंने अभी माई गॉव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहाँ पे वो सभी स्कीम्स का इंफॉर्मेशन देते हैं और वहाँ पे सिटीजन्स अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं, कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो कि इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट है जिन्होंने अपने अपने प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें मेरी मेरी सड़क ऐप करके लॉन्च किया है जहाँ पे सिटीजन्स खुद जो है वो फीडबैक दे सकते हैं, क्वालिटी पे फीडबैक दे सकते हैं। और ज्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सिटीजन्स की भागीदारी रहती है और डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। बट ये जो सारा है ये थोड़ा-सा अभी कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब जितना होना चाहिए मे बी उतने लेवल पे है नहीं। तो इन अगर आप अपने पाठ्यक्रम के थ्रू इन इश्यूज को भी एक्सप्लोर कर सकें और उनके सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म कर सकें, तो डेफिनिटली दैट वुड बी अ बिग हेल्प। थैंक यू श्वेता जी। एक अविनाश जी पूछना चाहते हैं कि वर्तमान सरकारी नीतियों को लेकर उनका एक सवाल है, क्या आपने किसी नीति के प्रभाव का मूल्यांकन किया है? क्या आप किसी एक ऐसी नीति का उदाहरण दे सकती हैं जो आपको लगता है कि एक श्रेष्ठ नीति है, और कोई ऐसी नीति जिसमें आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है? तो सम गुड पॉलिसीज एंड सम वेयर द इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो मैं ये बोलूँगी कि सभी पॉलिसीज़ में लर्न करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के साथ-साथ रिक्वायरमेंट को देख के सभी पॉलिसीज़ जो हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। या तो आप टेक्नोलॉजी का इंक्लूड करिए, जैसे काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं उनमें ऑलरेडी डीबीटी यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ है जहाँ पे अभी तक हो नहीं रहा है। तो काफ़ी मैं किसी पर्टिकुलर नीति को नहीं बोलूँगी कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, बिकॉज़ इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग जो है मेरे हिसाब से एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है एंड कोई ऐसी नीति नहीं है जिसमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप बेहतरीन पॉलिसीज़ की और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अगेन मैं रूरल डेवलपमेंट का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, वो अपने स्कीम्स को कंटीन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। और कुछ-कुछ स्टेट्स में तो उसमें सिटीज़न भागीदारी भी हो रही है। जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि जियो टैगिंग होते हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जियो टैग होते हैं और जब आप एक मकान डेवलप कर रहे हैं तो जब उसका फाउंडेशन डलता है या और से लेकर जब तक वो कंप्लीट होता है, तो हर लेवल पे एक आवास मित्र जो है उसकी फ़ोटोग्राफ लेता है। जिसके बाद ही जो फंड है वो रिलीज़ होता है या अ, उस पर्टिकुलर काम के लिए। तो उस प्रोसेस के लिए वो सिटीज़न्स की इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। या जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वो अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं या वेस्ट मटीरियल यूज़ करना चाह रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। सो ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं जो एंड कुछ पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे अ
जो मंत्रालय है वो अपने ऑब्जेक्टिव से बाहर सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हमें मकान बनाना है या सड़क बना रहा है, बट वो ये सोच रहे हैं कि इसको हम और बेहतरीन कैसे करें? इसको हम ग्रीन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कैसे सोचें? इसको हम सिटीज़न के पर्सपेक्टिव से कैसे सोचें? सो आई थिंक ये मतलब आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देयर। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। और मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट वैल्यूएशन के माध्यम से काफी पारदर्शिता आई है, जिस तरह से नीतियां डिजाइन हो रही हैं और सरकार काम कर रही है। और काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है लोगों का इस क्षेत्र में जुड़ने से। और लोक नीति पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम है जिसको यदि आप करें तो आप अलग अलग क्षेत्र में, पॉलिसी एज अ डिसिप्लिन में भी आप अलग अलग क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। आज हमने बात की है मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन की, पिछले हफ्ते में बात की थी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की, और इससे देखा जाता है कि अलग अलग वेज में आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। जाते जाते यदि आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से। मैं यही कहूँगी कि लोक नीति में आप जितना इंटरेस्ट लें और जितना सीखें, ज़रूरी नहीं है कि आप करियर पर्सपेक्टिव से सिर्फ सोचें। एज़ अ सिटीज़न आपको अवेयर होना चाहिए इन एस्पेक्ट्स के बारे में। सो प्लीज़ आप ज़रूर इस पाठ्यक्रम में पार्टिसिपेट करिएगा और पूरे दिल से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। जाते जाते मैं बताना चाहूंगी, काफी लोग जा चुके हैं, शनिवार की शाम है। मुझे पता है कि सबको कहीं ना कहीं फैमिली कमिटमेंट्स है, पर्सनल कमिटमेंट्स है। पर जो लोग बच्चे हैं हमारे साथ, उनको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से पाठ्यक्रम डिजाइन हुआ है, 4 महीने की अवधि में जो आपको पढ़ाया जाएगा, आपको अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। करंट लॉज एंड पॉलिसीज हो गई, गवर्नेंस हो गया, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और दो मुख्य पाठ्यक्रम जो है वो इस पाठ्यक्रम में जो दो मुख्य कोर्स है वो है डेटा और मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। और हमें विश्वास है कि आप जरूर इसमें लोक नीति में दिलचस्पी लीजिएगा, और यदि आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी तो आप लोक नीति पाठ्यक्रम में भी दिलचस्पी लीजिएगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.ispp.org.in/lokniti। और आप प्लीज बेहिचक अपने सवाल भेजिए lokniti@ispp.org.in। मैं यहाँ पे ईमेल लिख भी देती हूँ और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि फिर अगली शनिवार हम मिलेंगे 5 बजे एक नदर एक्सपर्ट्स के साथ और बात करेंगे पब्लिक पॉलिसी में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।